मेरा नाम अमन है। जब मैं 3 साल का था मेरे बाप का देहांत हो गया था। मेरी माँ ने ही मुझे माँ और बाप बनकर पाला। हमारा छोटा सा मकान था जिसमें सिर्फ एक ही कमरा था। रात के वक्त मैं अपनी माँ के साथ सोता था। वक्त गुजरता गया और अब मैं 12 साल का हो गया। गली में निकलता तो सब मोहल्ले वाले मुझे मेरी माँ के बारे में पूछते कि तुम्हारी माँ कैसी औरत है। मैं हैरान होता, सब मोहल्ले वालों को मेरी माँ की क्यों इतनी फिक्र लगी रहती है। जब मैं माँ के साथ बाहर निकलता तो सब लोग मेरी माँ को बड़ी ही अजीब नज़रों से देखते थे। एक रात में सोया पड़ा था कि हमारे कमरे की खिड़की जो गली की तरफ लगी हुई थी, किसी ने पत्थर मार कर इसका शीशा तोड़ दिया। मेरी माँ और मैं दोनों डर कर उठ बैठे थे। माँ को अचानक से पता नहीं किस बात पर गुस्सा आ गया और वह कहने लगी, कल से तुम मेरे साथ नहीं सोओगे बल्कि बाहर सहन में सोया करोगे। मैं माँ की बात पर हैरान था कि खिड़की का शीशा पता नहीं किसने तोड़ा है और माँ गुस्सा मुझ पर निकाल रही हैं। खैर मैंने माँ की बात मान ली और बाहर सोने लगा। सर्दियों के दिन थे, मुझे बाहर बहुत सर्दी लगती थी। अभी इस बात को 2 दिन ही गुजरे कि एक रात माँ मेरे पास आई और कहने लगी, चलो बेटा, हमें ये घर आज ही छोड़कर दूसरे शहर जाना है। अब हमारा यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। माँ ही मेरी माँ और बाप थी। उनकी बात मानने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं खुश हो गया। मैंने कहा, क्या मुझे नया कमरा मिलेगा? माँ बोली, हाँ, लेकिन अभी हमें इसी वक्त इस घर से जाना होगा। फिर माँ ने काले कपड़े पहनकर घर से बाहर कदम रखा। मेरा हाथ भी पकड़ा हुआ था। माँ किसी मर्द की तरह चलती जा रही थी। माँ के पास एक बड़ा सा बैग था जिसमें उन्होंने सारे जेवरात और पैसे वगैरह डाल रखे थे। दूर ही एक गाड़ी खड़ी थी, यह शायद हमारे इंतज़ार में थी। मैंने देखा गाड़ी वाला हमसे सवाल किए बगैर हमारे बैठते ही गाड़ी चलाना शुरू हो गया। इसका मतलब तो यही था कि वे माँ के जानने वाला था। गाड़ी शहर की तरफ रवाना हो गई। हम लोग रात को ही दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। ये घर शहर में था। वह आदमी हमें इस घर में छोड़ कर गया था, पर माँ का इस आदमी के साथ क्या रिश्ता था, कुछ अजीब लग रहा था। आखिरकार वह हमें जिस मकान में छोड़ कर गया, मकान अच्छा खासा बड़ा था। माँ ने मुझे कहा, अब हमें यहाँ कोई खतरा नहीं है। फिर माँ मुझे देखने लगी। मैं चारपाई पर बैठा उन्हें देखे जा रहा था। माँ, ये सब क्या है? मैंने रोते हुए पूछा। मेरे सब दोस्त गांव में ही रह गए हैं। बेटा, तुम्हारी उम्र ऐसी थी कि तुम वहाँ नहीं रह सकते थे, वरना लोग तुम्हें मेरे खिलाफ कर देते। माँ की बात पर मुझे याद आया कि पिछले दिनों गली के नुक्कड़ पर खड़े एक लड़के ने मुझे मेरी माँ के बारे में बहुत गलत बातें कही थी। घर आकर मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताया, जिस पर मेरी माँ सोच में पड़ गई और आज ये सब हो गया था। माँ ने मुझे कहा था कि वहाँ सभी तुम्हारी माँ के बारे में ही बातें करते हैं, तो क्या तुम ये गवारा करोगी कि कोई तुम्हारी माँ के बारे में अजीब अजीब बातें करे? मैंने कहा, नहीं माँ, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। माँ बोली, यहाँ मैं तेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बना दूँगी, मगर बेटा तुमको मेहनत करनी होगी और स्कूल में भी पढ़ना होगा। अगले ही दिन माँ ने मेरा एक स्कूल में एडमिशन करा दिया। मैं दिन रात पढ़ता रहता, मुझे किसी चीज़ का होश न रहता। लेकिन माँ घर में पैसे कहाँ से लाती थी, ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। माँ की कुछ अजीबोगरीब बातें जो मुझे अक्सर सोचने पर मजबूर करती थी। मुझे उन सवालों का जवाब नहीं मिलता था। माँ अब मुझे अपने कमरे में सोने नहीं देती थी। एक बार दिन के वक्त मुझे अपने कमरे में घुटन महसूस होने लगी। मैं बाहर आया तो माँ सब्ज़ी काट रही थी। मैंने कहा, माँ मुझे छत पर जाना है, मगर माँ ने मुझे छत पर ना जाने दिया। माँ बोली, बेटा अब तू बड़ा हो गया है और आसपास के घरों में पर्दे का मसला है। इससे पहले कि कोई तेरी शिकायत करे तू छत पर मत जा। मुझे माँ पर गुस्सा आ रहा था। मुझ पर इतनी सख्तियाँ क्यों कर रही थी? मैंने जब छत पर जाने की ज़िद की तो माँ कहने लगी, बेटा तुम अभी नहीं जा सकते, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं माँ की बात से नाराज़ होकर वापस अपने कमरे में आ गया, मगर आज मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मैं जानना चाहता था कि माँ ऐसी बातों से मुझे मना क्यों कर रही हैं, और आज वाकई में मेरा दिल घबरा रहा था। थोड़ी देर बाद मैं फिर उठकर माँ के कमरे में गया। वहाँ मेरी नज़र दूसरी चारपाई पर पड़ी तो मैं वहीं बैठ गया। मैंने कहा, माँ मेरा दम घुट रहा है, मैं यहीं सोना चाहता हूँ। मेरी नज़र फिर दोबारा चारपाई पर पड़ी। मैंने जब गौर से देखा तो कहा, माँ ये चारपाई तुमने किस लिए रखी है? यहाँ तो बाकायदा बिस्तर भी रखा है, तकिया भी है,
माँ मेरी बात सुनकर घबरा गई और बोली कि बेटा मैंने वैसे ही रखा है, मगर क्यों? माँ, इस चारपाई पर कौन सोता है? तुम मुझे तो अपने कमरे में आने नहीं देती। मेरी बात पर मेरी माँ मुझसे नाराज़ होने लगी। तू मुझ पर शक कर रहा है बेटे, मैंने ये चारपाई किसी मकसद के लिए रखी है। इस पर तेरे बाबा की रूह आती है। बाबा की रूह? माँ, इतनी तो हम परस्त ना बनो। मैंने अपनी माँ से ये कह तो दिया था, पर अब मेरा शक लगातार बढ़ता जा रहा था। हर बार जब मैं माँ की कोई नई चीज़ देखता तो मेरे दिमाग में पिछली सारी बातें घूमने लगती। माँ की बातों पर अब मुझे शक होने लगा था। आज भी ऐसा ही महसूस हो रहा था कि आखिर माँ ने अपने कमरे में दूसरी चारपाई क्यों बिछा रखी है। एक चारपाई पर भी तो सोया जा सकता है। फिर ऊपर वाला जाने क्या वजह थी कि माँ दूसरी चारपाई रखकर यहाँ सोई थी। बहरहाल मैं चुप हो गया। मैंने सोच लिया कि अब माँ की चीज़ों पर भी नज़र रखूँगा, छत पर भी जाऊँगा। पर इससे पहले ही एक ऐसा वाक़या मेरे साथ हो गया जिसने मेरे दिमाग को हैरत में डाल दिया और माँ की हकीकत खुलकर मेरे सामने आ गई। उन दिनों माँ से छुपकर मैं एक वर्कशॉप पर काम करने लगा। मुझे और कोई काम नहीं आता था क्योंकि मैं ज़्यादातर पढ़ाई करता, पर अब मैं कुछ हुनर सीख कर पैसे कमाना चाहता था। मैं चाहता था कि ज़िंदगी की गाड़ी भी आहिस्ता आहिस्ता चलाऊं, ताकि माँ पर ज़्यादा बोझ न बनूं। ना जाने माँ पैसे कमाती कैसे थी, ये राज आज तक मुझे नहीं मालूम था, पर मैं ज़रूर जानता था कि माँ को पैसों की ज़रूरत होती है। वे पाई पाई का हिसाब इसलिए करती हैं क्योंकि इनके पास पैसे कम होते हैं। हैरत की बात यह थी कि घर के सारे जेवरात वैसे के वैसे पड़े थे। माँ ने जेवर भी नहीं बेचे थे, बल्कि अब वे उन जेवरात को पहनने लगी थीं और मैं जब भी माँ को देखता वे रंगीन कपड़े पहने हुए दिखाई देती। उन्हें देखकर लगता कि माँ विधवा बिल्कुल भी नहीं है। विधवा औरतों का तो रंग ढंग चाल ढाल सब अलग होते हैं। उन्होंने सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहने होते हैं, अक्सर ही गमगीन रहती हैं। कम से कम मैंने तो अपने गांव में यही देखा था, पर मेरी माँ उल्टा सच धवच कर रहती थी। खुद को कभी भी बुरा ना होने देती, बल्कि अपने चेहरे पर सुर्खी पाउडर और हाथों और कलाइयों में जेवर ज़रूर रखती थी। मैं माँ की बातों पर कभी भी शक नहीं करता था, पर आज होने वाले एक और वाक़ये ने मुझे माँ की तरफ ज़्यादा शक करने पर मजबूर कर दिया। मैं जिस वर्कशॉप में जाता था वहाँ एक दिन मुझे राहुल नाम का एक लड़का मिला। वह लड़का मुझे बार बार गौर से देख रहा था। कभी आकर मेरी तरफ ध्यान देता तो कभी मुझे पानी का गिलास देता। मैंने कहा कि तुम कौन हो, किस गांव से ताल्लुक़ रखते हो? इत्तेफाक से हम दोनों एक ही गांव के थे। मज़े की बात तो ये थी कि वह मुझे और मेरी माँ को जानता था, मगर मैं उसे नहीं जानता था। आज वह मुझे 1 साल बाद मिला था। हम दोनों एक दूसरे से गले मिलकर बहुत खुश हुए। वे कहने लगा, तुम यहाँ आ गए, हमें तो पता ही नहीं चला। तुम्हारी माँ रातों रात उस मोहल्ले को छोड़कर न जाने कहाँ चली गई और तुम भी नहीं नजर आए। हम तो ये समझे कि ऊपर वाला ना करे कहीं तुम लोगों के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया, क्योंकि तुम्हारी माँ के तो वैसे ही बहुत से लोगों के साथ। यह कहकर उसे अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मैंने कहा कि अपनी बात पूरी करो, तुम क्या कहना चाहते हो? वे बोला कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था। और सुनाओ, तुम्हारी माँ ठीक है? उसने अजीब से लहजे में पूछा। इसके लहजे में एक अजीब सी नफरत थी। मैंने कहा, हाँ माँ ठीक है। मैंने उसे बहुत कुरेदने की कोशिश की कि वो मुझे इस बारे में कोई और बात भी बताए, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। हाँ, इतना बोला कि तुम जैसे बेटे बहुत लाचार होते हैं, जो अपनी माँ के कैरेक्टर की वजह से दूसरों के सामने शर्मिंदा होते हैं। उसने ये बात बातों ही बातों में कह दी थी, तो मैं इसके ऊपर कोई ख़ास जवाब न दे सका। मगर मेरी अपनी माँ पर शक ऐसा गहरा होता जा रहा था। मैं चाहता था कि मैं माँ को रंगे हाथ पकड़ूं। अब मैं समझदार हो गया था। मैं माँ को बहुत शरीफ समझता था। मुझे लगता था कि मेरी माँ किसी से मिलती हैं, इसका किसी मर्द के साथ कोई चक्कर तो ज़रूर है, या फिर और बात तो है जिसकी वजह से मेरी माँ इतनी बेफिक्र सी हैं। इस रात घर आकर मैंने हर चीज़ पर नज़र रखना शुरू कर दी। आज तो मैंने एक अजीब सा मंजर देखा था। रात के तकरीबन 1 बजे जब मैं अपने कमरे से बाहर आया, मैंने सोचा था कि आज अपनी माँ के कमरे में जाकर ज़रूर देखूंगा कि वहाँ क्या होता है, दूसरी चारपाई पर कौन सोता है। फिर मैंने जैसे ही माँ के कमरे के बाहर रखे जूते देखे तो मेरी तो जैसे हैरत के मारे आंखें फटी की फटी रह गई। माँ के कमरे के बाहर 2 बड़े बड़े मर्दाना जूते रखे हुए थे। उन जूतों को देखकर मुझे साफ पता चल गया कि आज हमारे घर में कोई और भी आया हुआ है। मैंने सोचा कि मुझे माँ के कमरे पर दस्तक देकर उनको मौका देने से अच्छा है मैं यहीं बाहर
बैठकर इंतज़ार करूं कि वह आदमी कौन है और कहाँ जाता है। मैं अपने कमरे में आ गया था। बाहर सहन में बैठना मुमकिन नहीं था। कमरे की खिड़की से बाहर का मंजर साफ नज़र आता था। मैं अपने कमरे में बैठकर माँ पर नज़रें जमाए हुए था। रात के काफ़ी लम्हे गुजर गए, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी नज़रें चौकन्ने थी और मैं बिल्कुल अलर्ट होकर ही बैठा हुआ था। पर सुबह के 5 बजे मेरी आंख लग गई, मैं सो गया। और फिर जब मैं उठने के बाद बाहर आया तो देखा कि माँ बाहर के काम कर रही हैं। वे जाग गई थी। ये देखकर मैं तेज़ी से बाहर आया। मैं माँ को रंगे हाथों नहीं पकड़ सका, क्योंकि ना ही वे जूते वहाँ थे और ना ही कमरे में ऐसे कोई हालात थे। मुमकिन है कि वे शख्स जा चुका था। मैंने देखा कि घर का दरवाज़ा भी बंद था। अब मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिस पर मैं माँ से सवाल जवाब करता। मैं खामोश हो गया, दिल ही दिल में पूछने लगा कि अब मैं माँ का राज कल ज़रूर जान कर रहूँगा। अगली रात हुई तो सोचा कि नींद आ जाएगी, इसलिए मैं कमरे के बाहर रहूँगा, बल्कि घर से ही बाहर चला जाऊँगा। और जब वे शख्स आएगा तो ज़रूर देखूँगा कि यह है कौन। मैं घर के बाहर जाकर बैठ गया ताकि मुझे नींद ना आए। मैं इस शख्स का इंतज़ार कर रहा था। फिर सोचा कि माँ मुझे देख लेंगी। मैं घर के अंदर जाकर सहन में बैठ गया। अभी मुझे यहाँ बैठे हुए 2 मिनट ही गुजरे कि मेरी माँ अपने कमरे से निकलकर मेरे पास आ गई। इसने मुझसे पूछा कि अमन बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बात है, मुझे नहीं बताओगे? मैं चुप करके बैठा रहा। तब माँ मेरे बहुत करीब आ गई और इस बार माँ ने जो बात मुझे कही, मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। माँ बोली, बेटा मैं सब जानती हूँ, तुम कितने दिनों से मुझ पर पहरा दे रहे हो। तुम जानना चाहते हो कि मेरे कमरे के बाहर जूते किसके हैं, मैं लिपस्टिक कपड़े क्यों पहनती हूँ, वे जेवर किस लिए पहनती हूँ। माँ के मुँह से ये सारी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। माँ, आपको मेरी हर बात पता है? माँ ने मुस्कुरा कर मुझे देखा और बोली, तुझे क्या लगता है मैं नहीं जानती कि तेरे दिल में क्या है? बेटा मैं तेरी माँ हूँ, सब समझती हूँ। मैं बोला, माँ मैं बचपन से तुम्हें देखता आ रहा हूँ, आखिर मुझे समझ क्यों नहीं आता? क्या मैं अंधा हो गया हूँ या मुझे दिखाई नहीं देता? मैं रो देता तो माँ ने कहा, तुम मेरी एक बात मान लो, मैं सारा राज तुम पर खोल दूंगी। मैं तुम्हें सब बता दूंगी कि इस बात के पीछे क्या राज है। मैंने कहा, बोलो माँ, तुम जो कहोगी मैं मानूंगा, पर मुझे अब इस कश्मकश में ना रखो। मुझे अपनी हर बात बताओ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, कोई दुश्मन नहीं। मैंने कहा, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, इतवार के दिन तुम्हारी शादी है। अगर तुम मेरी मर्ज़ी से ये शादी कर लेते हो तो मैं तुम्हें हर बात सच सच बता दूंगी। फिर तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। माँ को हैरत से देखने लगा था और माँ की बात मान ली। अब मुझे इतवार के दिन का बेचैनी से इंतज़ार था। मेरी उम्र अब 18 साल हो चुकी थी। माँ मेरी शादी कर देना चाहती थी, पर किससे मैं ये नहीं जानता था। रविवार वाले दिन माँ मुझे गाड़ी में बैठाकर बड़े से घर में ले गई। वहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड भी थे जिन्होंने हमारा स्वागत किया। वहाँ पर माँ और मुझे बड़ी इज्जत से कमरे में जाकर बैठाया गया। मेरे सामने 7 नौजवान आकर बैठे और बोले, तुम्हें इस शादी से कोई एतराज़ तो नहीं? मैंने नहीं में सर हिला दिया। तुम हमारी बहन को खुश रखना, हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैं नहीं जानता था मैं मेरी लड़की से शादी क्यों करना चाहती हैं, जिसके 7 भाई हैं। खैर थोड़ी सी देर के बाद शादी के पेपर्स मेरे पास लाए गए, जिस पर मैंने साइन कर दिए। यूँ सना मेरी बीवी बन गई। अब सना में क्या कमी थी जिसकी वजह से उन 7 भाइयों ने उसकी शादी मुझसे की थी? ये तो मुझे शादी के बाद मालूम हुआ कि सना एक टांग से लंगड़ी थी और कोई नौजवान इससे शादी करने को राज़ी नहीं था। और उन्होंने माँ और उन माँ ने उनको ना जाने कैसे ढूंढा था। बस मेरी शादी सना से हो गई, मगर वे बेहद खूबसूरत थी। और जब शादी हो गई तो मुझे शादी की खुशी से ज़्यादा इस बात से हैरानी थी कि माँ ने मुझसे इतने ज़्यादा राज क्यों छुपाए हैं। अब मेरी माँ थी और एक विधवा औरत भी थी। मैं उनसे सख्ती से भी नहीं पूछ सकता था। मैंने जो शर्त रखी थी वे मैंने पूरी कर दी। फिर मेरी बीवी अपने कमरे में बैठी थी। मैं माँ के पास आया और उसे कहा कि माँ, अब अगर आपने मुझे सारे राज नहीं बताए तो मैं भी आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। मेरी बात सुनकर माँ मुस्कुराई और बोली, इधर आ मेरे बेटे, मैं तुझे एक एक बात बताऊंगी, पर वादा कर तू कभी अपनी बीवी से इन बातों का जिक्र नहीं करेगा। मैं माँ के पास बैठ गया तो माँ ने अपनी कहानी शुरू की। देखो बेटा, इस दुनिया में औरत कितनी ही शरीफ क्यों ना हो, ये मर्दों की दुनिया है। अकेली और तनहा औरत पर इल्ज़ाम ज़रूर लगता है। गाँव में भी ऐसा ही हुआ था। हमारा छोटा सा घर था,
तुम मेरे पास होते थे और गांव में बहुत से घटिया लोगों की नज़र मुझ पर थी। हमारे कमरे की खिड़की गली की तरफ थी। उस शीशे वाली खिड़की से नज़र तो नहीं आता था, मगर ये ज़रूर पता चल जाता था कि कमरे में कितने लोग हैं। जब हम माँ बेटे कमरे में होते तो गंदे लोगों की गंदी निगाहों पर हम होते थे और वे अपने नापाक दिमाग में यही सोचते कि रात के वक्त कमरे में मेरे साथ कोई मर्द मौजूद है। वे लोग मुझे एक बुरी औरत समझते थे। एक दिन जब उन्होंने खिड़की का शीशा तोड़ा, मैं डर गई और तुम पर भी गुस्सा किया। तुम आज से अलग सोया करोगे। मगर जब लोग मुझ पर अजीब अजीब बातें करने लगे तो मैं तुम्हें लेकर शहर आ गई। यहाँ पर मैंने बहुत मजबूरी में एक आदमी से शादी कर ली। वे बहुत ही शरीफ और अच्छा इंसान था। मैंने उसके साथ सिर्फ एक पेपर वाली शादी की थी ताकि मुझे सिर्फ सहारा मिले और मैं सारी ज़िंदगी विधवा ना कहलाई जाऊँ। मैं चूड़ियाँ और जेवरात इसलिए पहनती थी कि आने वाली हर औरत को ये बात बता सकूं कि मैं सुहागन हूँ, विधवा नहीं हूँ। इसी वजह से औरतें मुझे कभी भी बेसहारा नहीं समझती थी। हर आने वाली औरत मासूम और शरीफ नहीं होती, उनमें से कुछ चालबाज भी होती हैं और बुरे मर्द तो हर जगह मौजूद हैं। वे अकेली औरत के पीछे पड़ जाते हैं। मैं अपने जेवरात के ज़रिए सभी को यही पैगाम देती कि मैं एक विधवा नहीं हूँ, बल्कि मेरा पति भी है। मगर बेटा, तुम इस इंसान की फिक्र ना करो जिसने मुझसे सिर्फ एक पेपर के तौर पर शादी की है। इसकी पहली बीवी का देहांत हो गया है। वह कभी कभार मेरे पास ज़रूर आता है, यहाँ रहता है और मुझे महीने भर के खर्चों के पैसे भी भेज देता है। इस शादी ने मुझे बहुत सहारा दिया है। रही बात उन जूतों की, वह तो मैं रोज़ाना इसलिए रखती थी कि हर आने जाने वाले को अंदाज़ा हो कि इस घर में कोई मर्द है। और बाकी तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल गए होंगे। मैंने कभी भी तुम्हारी इज्जत को नीलाम नहीं होने दिया और जिस लड़के से तुम्हारी शादी की है, ये इस आदमी की भांजी है। तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है, मगर इससे कोई शादी करने को तैयार नहीं था। बस मैंने तरस खाकर इस लड़की की शादी तुमसे कर दी है। मगर अभी तुम्हें अपनी माँ पर कोई शक है तो तुम इस आदमी से जाकर पता कर लो। मैंने आज तक किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैं माँ की बातें सुनकर परेशान हो गया। मैंने कहा, माँ, मैंने तो शादी कर ली है, तुमने मेरा हक अदा कर दिया। तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास छोड़ आता हूँ। मैं इतना तंग दिल भी नहीं कि अपनी माँ की खुशियों पर रोक टोक लगाऊं और अपनी झूठी इज्जत को महफूज रखूं। मेरी बात सुनकर माँ रोने लगी और बोली, बेटा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन दोबारा तुम मुझ पर कभी शक मत करना। तुम्हारी माँ के लिए इस ज़माने से लड़ी है, पर मैं जिसके लिए लड़ी हूँ वे तुम हो। अगर तुम भी शक करोगे तो मैं टूट जाऊंगी। मैंने माँ को सीने से लगाया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि मेरे पास भी कुछ कहने को नहीं था। सच है कि दुनिया में कई औरतें वाकई मजलूम होती हैं, चाहे वे अपने आप को साबित करने के लिए सालों क्यों ना लगा दे। इस पर शक ज़रूर किया जाता है। आज मैं अपनी बीवी और माँ के साथ हंसी खुशी रह रहा हूँ। मेरे सौतेले बाप कभी कभार हमें मिलने आ जाते हैं। वह भी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। धन्यवाद दोस्तों।